नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी हिस्ट्री क्लास। इससे पहले हमने समझा था कि किस प्रकार अंग्रेज आते हैं और वो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर देते हैं। उसके बीच के पूरे इतिहास को हमने समझ लिया था। उससे आगे हम बात करेंगे इस क्लास में। इस क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बेहतरीन मोटिवेशन लाइन आपको सुनाता हूँ कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद ना हार मान लें। और एक बात और, जिस जिस पर इस जग ने हंसा है आखिरकार उसी ने इतिहास रचा है। तो आप लोग भी इतिहास रचेंगे। बस करना क्या है, लगातार मेहनत करते जाना है, पढ़ाई करते जाना है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे 1615 के बाद में जो डेवलपमेंट हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो एकदम नए साथी हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हमारे साथीगण सब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। और इसके अलावा आप जो भी नई चीज़, नया अपडेट चाहते हैं कि इस पर बातचीत किया जाए, इस पर वीडियो बनाया जाए, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम पूरी की पूरी तैयारी करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बस आपको करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आखिर तक देखिएगा और बेल आइकन लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपसे कोई फीस वगैरह नहीं लेता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ आपसे एक लाइक मांगता हूँ, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है कि हमारे विद्यार्थी में पढ़ रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली चलते हैं अपनी क्लास की ओर। बात करेंगे 1615 से 1619 के बीच में क्या डेवलपमेंट हुए। तो होता क्या है कि सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में जाता है और आगरा, अहमदाबाद तथा भड़ोच में फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। तो एक नया डेवलपमेंट होता है उनके लिए कि वो कुछ और फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति पाते हैं। आगरा जो कि अवध का पार्ट था उस वक्त, इनफैक्ट अवध की राजधानी हुआ करता था, अहमदाबाद जो कि गुजरात में और भड़ोच भी गुजरात में स्थित है, तो वहाँ पर भी वो फैक्ट्री स्थापित करते हैं। शुरुआती दौर में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं ना, उन्होंने बहुत ही चालाकी से काम किया। उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों ने थोड़ा सा पंगा लिया था ना अंग्रेजों से, तो किस तरीके से वो पीटे गए। उन्होंने शाहजहाँ से पंगा लिया। शाहजहाँ की जो महबूबा थी, जिनके नाम पर उन्होंने जो है ताजमहल बना दिया, मुमताज़ महल की कुछ दासियों को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी जो है आ गए थे। बहुत ही जो है बेकार किस्म के लोग थे। जो अंग्रेज़ थे ना, वो लाख गुना अच्छे थे पुर्तगालियों से, अगर कंपेयर करने की कोशिश की जाए तो पुर्तगालियों को जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने खदेड़ा था, पीटा था, तो उससे ये सीख गए थे अंग्रेज़ कि अगर हमने पंगा लिया इन मुगलों से तो यहाँ से पीटे जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि शांति से अपना काम करते रहे। तो इन्होंने धीरे धीरे विस्तार की नीति अपनाई और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि हमें फरमान मिल जाए, राजा की अनुमति मिल जाए, उसके बाद हम व्यापार करेंगे। तो इन लोगों ने अपनी नीति को बहुत ही स्लो चलाया और कोशिश किया कि धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, स्लोली बढ़ाया जाए, बहुत तेज़ी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे देखते हैं 1632 में एक नया डेवलपमेंट होता है। गोलकुंडा के सुल्तान ने एक स्वर्ण फरमान जारी किया, जिसके तहत अंग्रेजों को सुल्तान के पोर्ट पर फ्री ट्रेड करने की अनुमति मिल गई। ठीक है ना, जो सुल्तान का पोर्ट है उस पर फ्री ट्रेड कर पाएंगे। इसके बदले में उन्हें 500 पगोड़ा, ठीक है ना, 500 पगोड़ा देना होगा। पगोड़ा मतलब गोल्ड कॉइन। किसको देना होगा? प्रतिवर्ष देना होगा, जो गोलकुंडा के सुल्तान हैं। और इसके इवज में जो उनका पोर्ट है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे एज ए फ्री ट्रेड, यानी कि वहाँ पर उनको कोई सीमा शुल्क, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। तो एक नया डेवलपमेंट उनके पक्ष में होता है। आगे देखते हैं 1633 में बालाशोर और महानदी की डेल्टा में ये फैक्ट्री अपने स्थापित करते हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब वो पूरब की ओर अपना विस्तार कर रहे होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बालाशोर और महानदी है, आप देखेंगे कि जो इंडिया का उड़ीसा का जो पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा बनता है, एकदम वहाँ वाला जो पार्ट है ना, बालासोर वहीं पर स्थित है। तो ये लगभग पश्चिम बंगाल तक पहुँच गए थे। उड़ीसा में इन्होंने इन दोनों को स्थापित किया, जो महानदी का डेल्टा है और बालाशोर है, वहाँ पर इन लोग ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और जो इनका एक्सपेंशन है ना, वो पूर्व की ओर है। इनकी कोशिश भी थी कि हमें पूर्व जाना, क्योंकि वो जो पूर्व के राज्य थे, खासकर पश्चिम बंगाल, बहुत ही समृद्ध थे। अभी हम जिसको पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, पहले बंगाल हुआ करता था, और बंगाल में ही उड़ीसा, बिहार और जो है आधुनिक जो पश्चिम बंगाल है और आधुनिक जो आपका बांग्लादेश है, वो सब उसी का पार्ट हुआ करता था। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है 1638 में, जब हुगली में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे कि जो 1639 में ये चंद्रागिरी, तमिलनाडु का जो आधुनिक चेन्नई है, चंद्रागिरी के शासक ने किला बंद फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फैक्ट्री बनाइए, उसका फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, किला भी बना सकते हैं,
ईआईसी ने इसका नाम सेंट जॉर्ज किला रखा। सेंट जॉर्ज किला, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वालों नोट डाउन कर लो, आपके पेपर में छपने वाला है ये, ठीक है ना। और बिहार पीसीएस वालों और यूके पीसीएस वालों, आप भी नोट डाउन कर लो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला किला कौन सा था? तो वो था सेंट जॉर्ज का किला। कहाँ पर स्थापित हुआ? चंद्रागिरी में स्थापित हुआ। चंद्रागिरी का मतलब आधुनिक चेन्नई में स्थापित हुआ, वहाँ के शासक के परमिशन के द्वारा। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया, ईआईसी का जो एक व्यापारिक केंद्र था, कहाँ पे? मछलीपट्टनम में, उसको स्थापित करके कहाँ पर कर दिया? व्यापारिक केंद्र कर दिया, यहाँ सेंट जॉर्ज किला में। और ये पहला किला बनता है जिसको सेंट जॉर्ज, सेंट का मतलब संत होता है, एक सेंट जॉर्ज किला, यानी कि जॉर्ज एक संत हुए, उसके नाम पर उन्हें स्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो 1639 क्या है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि उनको पहली बार किला बनाने का परमिशन मिलता है किसी भारतीय राजा के द्वारा। आगे देखते हैं 1651 में। और ये जो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन इवेंट होता है, खासकर ईआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे। 1651 में उनको एक परमिट मिल जाता है, परमिट फॉर फ्री ट्रेड इन बंगाल ऑन एनुअल फीस 3000, यानी कि 3000 रुपये उनको सालीना देना है मुगल दरबार को, और उसके बदले में वो पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था उनके लिए। हालांकि इस इवेंट का बहुत फ़ायदा वो ले नहीं पाया, क्योंकि जो मुगल सैनिक थे वो रिश्वत लेते थे, उनको बार बार परेशान करते थे ट्रेड करने में, तो इसका बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं ये कागजी सपोर्ट उनको मिल गया कि उनको पहली बार किसी राजा ने फ्री ट्रेड करने की अनुमति बंगाल में दे दी। बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बंगाली रसगुल्ला है ना, उसके फिराक में अंग्रेज शुरुआत से थे, क्योंकि बंगाल बहुत ही समृद्ध था। वहाँ पर व्यापार करने के लिए कई चीज़ें, चाहे वो टेक्सटाइल हो या जूट हो या जो है शोरा का व्यापार, नील का व्यापार, ये सब वहाँ से हो रहा था, और ये सब लगातार अंग्रेज़ों को आकर्षित कर रहा था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो बंगाल है ना, उस पर ईआईसी की नज़र थी, समृद्धि इसकी जो है उसको आकर्षित करती थी, जूट का व्यापार, नील का व्यापार, कपड़े का व्यापार। और इसीलिए उन्होंने बाद में कासिम बाजार, जो कि बंगाल का पार्ट है, पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है, बट एट द टाइम वो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, क्योंकि बाद में अलग हुआ है। राजमहल जो कि अभी जो है झारखंड में है, बट उस समय वो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। वहाँ पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये सवाल कई बार मेंस में पूछा जाता है, या कई बार फ्री में भी पूछा गया है कि बंगाल क्यों इतना पसंद था अंग्रेजों को। तो सबसे पहली बात उसकी समृद्धि, वो सोचते थे यार कितने ये लोग समृद्ध हैं, और दूसरी बात वहाँ पर व्यापार करने के वेरियस टाइप के जो है चीज़ें उपलब्ध थी जिससे वो व्यापार कर सकते थे, इसलिए उनको बंगाल हमेशा से आकर्षित करता था। आगे देखेंगे, अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए उन्होंने फैक्ट्रियों की किलेबंदी स्टार्ट कर दी। ये जो है ना, सबसे बड़ी गड़बड़ पहली बार अंग्रेजों ने की भारत में, कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में बिना किसी की अनुमति के किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी। और ये ना इससे नाराज़ हो गए थे जो उस वक्त मुग़ल बादशाह थे औरंगजेब, और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इनको हराया था। अभी आगे हम उसी चर्चा करेंगे। और इनफैक्ट अंग्रेजों ने नाक रगड़नी पड़ी थी औरंगजेब के दरबार में जाकर के, तब उनको माफ़ी मिली थी। इस बीच में एक इवेंट होता है 1662 में, पुर्तगाली हैंड्स ओवर बॉम्बे एज द डाउरी फॉर हर प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा टू किंग चार्ल्स सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है खासकर अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि जो पुर्तगाल की महारानी हैं, जो वहाँ की राजकुमारी है, महारानी नहीं, जो राजकुमारी है ना, उनका दिल आ गया था किस पर? चार्ल्स पर। चार्ल्स कौन है? इंग्लैंड के राजा, उन पर उनका दिल आ गया, और दिल आ गया तो शादी हो गया। शादी हो गया तो क्या हुआ कि दहेज, आज जो है हम कहते हैं कि दहेज बुरी बात है, या अंग्रेज अपने आप को बहुत ही सभ्य कहते थे, बहुत ही सिविलाइज्ड कहते थे, लेकिन वो भी दहेज लेते और देते थे। क्योंकि एग्जाम्पल इसका इतिहास में दर्ज है, जो बम्बई है ना, वो पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था किसको? प्रिंस चार्ल्स को दिया था, प्रिंस चार्ल्स सेकंड को दिया था दहेज में, ठीक है ना। लेकिन अब प्रिंस चार्ल्स क्या करते हैं इसका? बम्बई जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े स्टार रहते हैं, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बट एट द टाइम जब इसको पुर्तगालियों ने दिया था अंग्रेजों को, तो बम्बई में कुछ भी नहीं था, छोटे छोटे गांव केवल थे। तो राजा ने सोचा कि मैं इसका क्या करूँगा, तो उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दे दिया कि आप इसको ले लो रेंट पे, और 10 पाउंड
सालिना रेंट पर चार्ल्स द्वितीय ने EIC को बम्बई दे दिया कि आप इसको रख लो, आप यहाँ पर व्यापार करो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब भैया ये EIC ने पूरा जुगाड़ एकदम सेटअप करके रखा था और चार्ल्स को बोला कि ऐसा कि आप वहाँ के जो है रिश्तेदार हो गए, आप दामाद हैं पुर्तगालियों के, तो एक काम हमारा और करवा दीजिए। तो चार्ल्स ने कहा बिल्कुल करवा देंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद में क्या होता है कि पुर्तगालियों और अंग्रेज के बीच में एक शांति समझौता होता है। अब जो ये रिश्तेदारी है ना, इसमें रोमांस होने लगा, एक रोमांस स्थापित हुआ पुर्तगालियों और अंग्रेज के बीच में, क्योंकि अब जीजा साली एक साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। तो अच्छा हो गया और इसका फ़ायदा मिला EIC को, और पुर्तगाली तो लगभग यहाँ पर ख़त्म हो रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा ठीक है दे ही देते हैं, और वो बम्बई को और साथ ही साथ अंग्रेज़ों से आगे कोई युद्ध नहीं करेंगे, समझौता करते हैं। और ये इवेंट होता है 1662 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या है कि एक संधि हो जाती है पुर्तगालियों और अंग्रेज के बीच में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक इवेंट और होता है कि मुंबई जो है ना, अब ये मिल गई जब EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो सूरत है ना, जो पश्चिमी भारत में स्थित है सूरत, वो अभी क्या था कि इन अंग्रेज़ों का पश्चिम भारत में एक स्थान था जहाँ से वो पूरा पश्चिम भारत कवर करते थे, वो अब क्या हो गया बम्बई में शिफ्ट हो जाता है, और वो अपना जो पश्चिम का व्यापारिक केंद्र है उसको बम्बई में स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों का जो विस्तार है वो पूरब में भी हो रहा है, वो हुगली में, कासिम बाजार में, पटना में पहुंच गए हैं, वो बालासोर और जो है महानदी के डेल्टा यानी कि आपके उड़ीसा में पहुंच गए हैं, पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि उन्होंने मछलीपट्टनम में अपना जो है स्थापना किया अपनी फैक्ट्री। बॉम्बे उनको मिल जाता है दहेज में, और जो ये सूरत है, गुजरात है, ये इनको मिल गया था क्योंकि इन्होंने बैटल करके पुर्तगालियों से उसको जीत लिया था। तो इस प्रकार इनका जो एक्सपेंशन है वो ठीक ठाक हो गया। अब इससे आगे की जो घटनाएं हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी सलाह, अपने प्रश्न को भी छोड़ दें, जिनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।